नमस्कार साथियों। एक बार फिर संविधान सभा की हमारी जो क्लास है उस क्लास को हम पिछली क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया गया था, उनके प्रतिनिधित्व का तरीका क्या था, देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों या चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के बारे में क्या क्या प्रावधान थे, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। और संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, मुस्लिम लीग को कितने सदस्य मिले थे, किन किन स्थानों पर वो निर्वाचित हुए थे और कौन कौन जो मुख्य सदस्य थे वो संविधान सभा में शामिल थे और किन सदस्यों ने संविधान सभा के निर्वाचन में भाग नहीं लिया या निर्वाचित नहीं हुआ था, उसके बारे में हमने पूरी उस विषय वस्तु को देखा था। तो अब हम उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और संविधान सभा के दौरान कौन कौन से अधिवेशन हुए, कितनी बैठकें हुई थी और किस बैठक में या अधिवेशन में किस प्रकार के निर्णय लिए गए थे, किस विषय वस्तु को लेकर वहां पर वाद विवाद या बहस हुई थी। तो संक्षेप में अगर हम बात करें, संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा में जो वाचन थे वो वाचन 3 थे। तीन वाचन थे और जो अधिवेशन थे संविधान सभा के वो अधिवेशन थे 12 और टोटल जो संविधान सभा की जो बैठकें आयोजित की गई थी वो थी 167। तो 3 वाचन थे, 12 अधिवेशन थे और 167 है वो बैठकों का आयोजन किया गया था। तो प्रत्येक अधिवेशन में संविधान के किन उपबंध को लेकर या कौन कौन से ऐसे उपबंध थे जिनके ऊपर चर्चा हुई थी, प्रारूप समिति का गठन कौन से अधिवेशन में हुआ, उसमें क्या थे, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उसमें कितने उद्देश्य शामिल थे, वो कब लाया गया था, कब पारित हुआ था और कितनी समितियां थी, कितनी उप समितियां थी, उसके बारे में हम आज हमारी जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली जो बैठक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को रखी गई थी और जैसे हमने पहले पढ़ा था, पहली बैठक के लिए जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उनका मनोनयन हुआ था। उसके बाद उपाध्यक्ष थे, उनका मनोनयन हुआ था। तो एक प्रकार से प्रथम अधिवेशन में कौन कौन सी जो घटनाएं जो घटित हुई थी, कौन कौन से प्रस्ताव रखे थे या किस प्रकार का वाद विवाद था, कितने सदस्यों ने भाग लिया, वो हम देखेंगे। तो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से शुरू होती है और इसके लिए जो संविधान सभा के सचिव थे एच.वी. आयंगर के द्वारा जितने भी जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों को आमंत्रण पत्र है वो भेजा गया था। तो पहली, आप देखो, संविधान सभा की जो टोटल सदस्य संख्या थी 389। अब पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि प्रारंभिक बैठकों में केवल और केवल ब्रिटिश प्रांत तथा जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया था। अभी तक देशी रियासतों के निर्वाचन के बारे में वार्ता है वो चल रही थी, तो उनके सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। तो जो 296 सदस्यों के चुनाव हुए थे उसमें से जो पहली बैठक थी उसमें 260 सदस्यों ने भाग लिया और जिसमें 10 महिलाएं शामिल थी। और संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो कुल जो महिलाएं थी वो 15 थी। 15 में से 10 महिलाओं ने 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उस बैठक में वो भाग लिया था। अब 9 दिसंबर को ही, तो जैसे यहां था 207 सदस्यों ने भाग लिया पहली बैठक में, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और पहली बैठक में भी 10 महिलाएं शामिल थी। इसमें अस्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो चुने गए थे, जो हमने पहले हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें भी देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अधिवेशन अकॉर्डिंग टू सेशन की अधिवेशन के अनुसार क्या क्या जो समितियां थी या जो पदाधिकारी थे या किस विषय वस्तु पर वाद विवाद हुआ था, बहस हुई थी, उसको हम देखते हैं।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और फ्रैंक जो एंथोनी थे उनको उपसभापति है वो मनोनीत किया गया था। इसी दिन संविधान सभा ने सभा के एक सदस्य श्री प्रसन्नदेव रेकुट जो बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उस पर संवेदना है वो प्रकट की थी। आज भी हमारे यहाँ पे जब विधानमंडल की यानी कि विधानसभा या विधान परिषद की या पार्लियामेंट की जब कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई में पहले दिन अगर ऐसे सदस्य जो कभी पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं या विधानमंडल के सदस्य रहे हैं, अगर किसी सदस्य का निधन हुआ है तो पहले दिन है वो उस पर जो शोक संवेदना सदन के द्वारा प्रकट की जाती है और बाद में सदन को स्थगित किया जाता है। तो वहां इस दिन क्या हुआ था कि संविधान सभा के एक सदस्य थे श्री प्रसन्नदेव रेकुट, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहले दिन ही फिर उनकी मृत्यु पर संवेदना जो है वो हमारी संविधान सभा के द्वारा प्रकट की गई थी। सदस्य थे श्री प्रसन्नदेव रेकुट जो बंगाल से निर्वाचित होकर के आए थे। जो प्रथम सत्र या जो अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को यानी कि लगभग 14 दिन तक है वो सत्र चला था। इस अधिवेशन में 296 जिसमें 292 ब्रिटिश क्षेत्र और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र शामिल थे। उसमें से जो 296 जो सदस्य थे, 296 में से 211 सदस्यों ने इस पूरे वो सत्र में भाग लिया। अभी जैसे हमने देखा था कि पहली जो बैठक थी उस पहली बैठक में 207 सदस्य थे, लेकिन पहला जो पूरा का पूरा जो अधिवेशन था उस अधिवेशन में टोटल जो सदस्य थे वो 211 थे, लेकिन पहले दिन की जो बैठक थी उस बैठक में 207 सदस्य शामिल थे, जिसमें 10 महिलाएं हैं वो शामिल थे। अब पहले सत्र में 14 दिन का सत्र था, लेकिन इस सत्र में जो पहला सत्र था उसमें टोटल जो बैठकें आयोजित हुई थी वो 11 बैठकें आयोजित हुई थी। तो पहले जैसे मैंने पहले शुरू में ही क्लास में कहा था कि 3 वाचन होते हैं, टोटल जो वाचन थे वो 3 थे। टोटल जो अधिवेशन या जो सेशन थे वो 12 थे और जो बैठकें थी टोटल सीटिंग थी वो थी 167। ठीक है, सेशन या सीटिंग। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो हमारे यहाँ अभी जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो संयुक्त जॉइंट जो सीटिंग होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा साथ साथ बैठते, तो वैसे बैठकें हैं वो 11 बैठकों का आयोजन किया गया था। प्रमुख कार्य क्या थे, अब हम बिंदुवार देखते हैं। तो पहला कार्य था 9 तारीख को 9 दिसंबर को अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उपसभापति यानी कि फ्रैंक एंथोनी का मनोनयन किया गया था। तो ये दोनों थे, नाम अपने पहले देख लिए हैं कि फ्रैंक एंथोनी उपसभापति थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो अस्थायी सभापति थे। यहां मैं लिख देता हूं फ्रैंक एंथोनी और सच्चिदानंद सिन्हा उसके बाद 10 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की विधि का निर्धारण किया गया था कि आगे की जो कार्रवाई होगी, जो हमारे स्थायी अध्यक्ष होंगे उनका निर्वाचन कैसे किया जाए, उसके लिए जो विधि है उस विधि का निर्धारण किया गया और सदन को कैसे चलाया जाए। तो कार्य संचालन और नियम निर्माण समिति इसके सभापति और सदस्यों के मनोनयन की विज्ञप्ति जारी की गई थी, क्योंकि कार्य संचालन और नियम समिति ये संविधान की भी संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां थी। तो शुरू से लेकर अंत तक कार्य संचालन करना या सदन के संबंध में जो नियम है वो कैसे हो, किस प्रकार हो, इसलिए इन समितियों की तुरंत आवश्यकता थी। तो 10 दिसंबर को ही इसको लेकर विज्ञप्ति है वो जारी की गई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, तो यहां देखो आप 10 दिसंबर को क्या होता है,
स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की विधि का निर्धारण किया जाता है। साथ ही कार्य संचालन समिति और नियम समिति, इनके निर्माण को लेकर है वो गठन को लेकर विज्ञप्ति जारी की जाती है कि इनके सभापति के संबंध में कौन होगा या सदस्य कौन होंगे, किन किन सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद तीसरी जो बैठक थी वो 11 दिसंबर को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध सभापति है वो चुना गया था। और नियम समिति थी, जो रूलिंग कमेटी थी, उसका भी जो निर्वाचन है वो भी 11 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद 13 दिसंबर को चौथी बैठक होती है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव का सार ये था, तो आज हम हमारे संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ते हैं, जो हम भारत के लोग से शुरू होती है और अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, वहां पर हमारी समाप्त होती है जो प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान का सार है, हमारे संविधान का प्रकाश स्तंभ है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो आकांक्षाएं थी, जो आदर्श थे, उसको अभिव्यक्त करती है। तो ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उसका कि एक तरह से उसका आधार है। ठीक है, तो 13 दिसंबर को ये पेश किया गया था। और इसमें भी बड़ी बात ये थी, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो पेश किया गया था, इसमें कुल 8 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था कि भारत कैसा राष्ट्र होगा, उसमें कौन सी जो शासन प्रणाली वो अपनाई जाएगी, शासन का आधार क्या होगा, स्वतंत्रता, अधिकार, बंधुता बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास वगैरह। तो एक तरह से संविधान सभा के जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को यहां पर परिभाषित किया गया था। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसमें 8 उद्देश्य है वो शामिल थे। 21 दिसंबर 1946 को नेहरू के प्रस्ताव पर आगे चर्चा हुई। 20 जनवरी 1947 को आगे और चर्चा जारी रही थी और इसी दरमियान संविधान सभा ने देशी राज्यों से वार्ता हेतु राज्य समिति नियुक्त की। नियम समिति ने संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट दी थी। देखो, अभी जो पहली बैठक थी, उस बैठक में केवल और केवल ब्रिटिश प्रांतों और जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे निर्वाचित, उन्होंने भाग लिया था। देशी रियासतों ने अभी तक भाग इसमें नहीं लिया था। तो 21 दिसंबर के बाद 20 जनवरी को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में यह तय किया गया था कि देशी राज्यों से वार्तालाप किया जाएगा। तो एक वार्ता समिति नियुक्त की गई और उसे ये काम दिया गया था कि वो देशी राज्यों से वार्ता करके वहां से जो आने वाले प्रतिनिधि है, उनके निर्वाचन का तरीका क्या होगा, उसको तय करने का कार्य वो सौंपा गया था। तो 23 दिसंबर 1946 को परिचय पत्र समिति, आवास समिति और वित्त समिति, इनका गठन किया गया था। तो 23 दिसंबर तक पहली जो बैठक है वो अपने अस्तित्व में रहती है और इसमें से पहली बैठक में मुस्लिम लीग के 73 निर्वाचित सदस्यों में से केवल 4 मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि है वो शामिल हुए थे। और ये जो 4 जो प्रतिनिधि थे, ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि नहीं होकर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो के द्वारा जो मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि थे, उनके रूप में उनको प्रतिनिधित्व है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा है वो दिया गया था। और मुस्लिम लीग ने शुरू से ही संविधान सभा का बहिष्कार कर रखा था, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि हमें भारत का विभाजन करते हुए पाकिस्तान के नाम से एक नया राज्य है वो चाहिए था। इसलिए और कैबिनेट मिशन ने क्या किया, उनकी जो ये मांग थी, उस मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो आप उद्देश्य प्रस्ताव देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। तो मैंने पहले भी बताया कि आज जब जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, उस प्रस्तावना का आधार हमें उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलता है। तो संविधान के निर्माण की दिशा में पहला जो मूलभूत कार्य था, वो कार्य था उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को ही जो पारित हुआ था,
इस प्रस्ताव को मोहनलाल सक्सेना ने इसके उर्दू अनुवाद को संविधान में पढ़ा था। यानी कि जो पेश किया गया था, जो 22 जनवरी को पारित होता है, तो उसका जो उर्दू संस्करण था उसको संविधान सभा में जिसके द्वारा पढ़ा गया था उनका नाम था मोहनलाल सक्सेना। यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा जुलाई 1946 को गठित विशेषज्ञ समिति की उद्देश्य संबंधी घोषणा से प्रभावित था। यानी कि एक विशेषज्ञ समिति थी, एक्सपर्ट कमेटी थी, उन्होंने संविधान सभा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं उसके बारे में विचार विमर्श किया था। और उस विचार विमर्श के बाद, विचार विमर्श के बाद जो घोषणा प्रकाशित हुई थी, वो जो प्रस्ताव थे वो इस उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे। और ये जो विशेषज्ञ समिति थी, इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, घोषणा के आधार पर एक 8 बिंदु का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव नेहरू के द्वारा संविधान सभा में वो रखा गया था। इसका जो प्रथम अधिवेशन था उसमें रखा गया था। प्रस्ताव के 8 उद्देश्य क्या थे, तो मोटे रूप में हमारी जो प्रस्तावना है उसको अगर हम देखें तो उसके जो 8 उद्देश्य वो हमें प्रस्तावना में भी देखने को मिल जाएंगे। तो क्या था, भारत को स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करना, ब्रिटिश भारत देशी राज्य और भारत के बाहर अन्य भाग मिलकर एक संघ के रूप में गठित होंगे, उपयुक्त राज्य क्षेत्र स्वायत्तशासी एकों की सत्ता से संपन्न होंगे और उनके पास अष्ट शक्तियां होगी सिवाय उन शक्तियों की जो संघ में निहित हो। ये तीसरा उद्देश्य था। प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र भारत की समुची शक्ति और सत्ता जनता से प्राप्त हुई हो, अर्थात शासन की शक्ति का जो आधार है, वो आधार या अंतिम जो शक्ति है वो जनता के पास होगी। 5वां उद्देश्य था विधि तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थिति और अवसर की तथा विधि के सम्मुख समानता की विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, व्यवसाय और कार्य की गारंटी दी जाएगी। तो ये जैसे अपन ने जो 5वां उद्देश्य जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में भी यही बात कही गई है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की। तो इसलिए तो कहते हैं कि प्रस्तावना पर अगर प्रभाव है किसी का तो वो है उद्देश्य प्रस्ताव का। छठा क्या उद्देश्य था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुए और कबायली क्षेत्रों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए परित्राणों की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात उनकी उन्नति के लिए प्रयास किए जाएंगे, उनके कल्याण के लिए व्यवस्था की जाएगी। न्याय तथा सभ्य राष्ट्रों की विधि के अनुसार गणराज्य के राज्य क्षेत्रों की अखंडता, जल, समुद्र तथा आकाश पर उसके प्रभुता अधिकारों की रक्षा की जाएगी। यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो सभ्य मानक है उन मानकों का भारत है वो पालन करेगा। और 8वां जो अंतिम उद्देश्य था, ये प्राचीन देश संसार में अपना न्यायपूर्ण और सम्मानजनक स्थान प्राप्त करेगा और विश्व शांति तथा मानव जाति के कल्याण के उन्नयन के लिए अपना सहर्ष योगदान देगा। तो हमारा जो संविधान का आर्टिकल जो 51 है वो भी इसी बात को दोहराता है कि भारत संधि समझौतों का सम्मान करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगा और अगर कोई विवाद है तो उस विवाद का आपसी वार्ता के माध्यम से है वो सुलझाने का प्रयास करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसमें 8 उद्देश्य शामिल थे। टोटल है वो 8 उद्देश्य शामिल थे। उद्देश्य प्रस्ताव पर 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संविधान सभा ने विचार विमर्श किया था। अब देखो, विचार विमर्श भी इसलिए किया गया था, अगर हम हमारे संविधान के सार की बात करें तो संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, नागरिकों को क्या मिलने वाला था, शासन का स्वरूप कैसे होगा, इन सभी बातों का जो खुलासा है वो खुलासा इन उद्देश्य प्रस्ताव में हमें देखने को मिलता है। अब एक सदस्य थे जिनका नाम था डॉक्टर एम आर जयकर। इन्होंने 16 दिसंबर 1946 को संशोधन प्रस्तुत किया कि जब तक
मुस्लिम लीग और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हो जाए तब तक इस प्रस्ताव पर विचार है वो स्थगित रखा जाए। क्यों? दोनों मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर रखा था और इधर जो देशी राज्यों के प्रतिनिधि निर्वाचित होने वाले थे उनके लिए विधि का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया था। इसके लिए संविधान सभा ने एक वार्तालाप समिति नियुक्त की और वार्तालाप समिति ने बाद में चर्चा करके देशी रियासतों के लिए मनोनयन तथा निर्वाचन की पद्धति की वो सिफारिश की थी। तो तब तक एमआर जयकर का ये मानना था कि जब तक देशी रियासतों के प्रतिनिधि और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आते हैं तब तक है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव पर जो चर्चा है, इस पर जो विचार है या इस पर जो वाद विवाद चल रहा है उसको स्थगित रखा जाए। 21 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पर अगले अधिवेशन तक के लिए विचार स्थगित कर दिया गया कि अगले अधिवेशन में वो क्या होगा, इस पर विचार होगा। मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति, मुस्लिम लीग तो आखिरकार अंत तक है वो इस संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित कर दिया, पास कर दिया था। अब प्रमुख कौन कौन सी समितियां थी, उनका क्या क्या योगदान था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां थी। तो संविधान सभा ने क्या किया कि संविधान में जो उपबंध शामिल करने थे, जो प्रावधान शामिल करने थे, उनके ऊपर विशेष तौर से विचार विमर्श करने के लिए उनके क्या क्या प्रावधान हो, तो अलग अलग समितियों का गठन किया और उनको काम सौंप दिया कि भाई आपको इस विषय पर विचार विमर्श करते हुए हमें रिपोर्ट देनी है। तो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए अनेक समितियां नियुक्त की थी। ठीक है, तो संविधान सभा ने तीसरे और छठे अधिवेशनों के बीच मूल अधिकारों, संघ संविधान, संघ शक्तियों, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यक और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में नियुक्त की गई समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार किया था। यानी कि तीसरे अधिवेशन से लेकर छठे अधिवेशन के बीच संविधान सभा ने जो भी ये मुख्य जो विषय दे रखे थे उनके संबंध में नियुक्त की गई थी। और जैसे मूल अधिकार है, संघ संविधान है, संघ शक्ति है, या प्रांतीय संविधान है, या अल्पसंख्यक और जो माइनॉरिटीज जो शेड्यूल एरियाज है तथा जो शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके संबंध में नियुक्त की गई थी और उन पर है वो विचार विमर्श किया गया था। अब कौन कौन सी समिति थी, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि पर्टिकुलर समिति के सभापति या चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे। कई बार 3-4 समितियां होती है, उनको मिलान करने का सवाल भी वो एग्जाम में आता है। तो संघ संविधान समिति थी, उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति थी, तो उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति, तो संघीय मामलों से जो समितियां थी उन समितियों का अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अल्पसंख्यक आदि से संबंधित जो समितियां थी, जो सलाहकार समिति थी, उनका अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखा गया था, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। नियम समिति का अर्थ काम था कि सदन से संबंधित जितने भी जो भी नियम है उन नियमों का निर्माण करना। तो नियम समिति का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। सदन का संचालन कैसे हो, किस प्रकार से सदन में व्यवस्था बनाई रखी जाए, तो इसके लिए और नियमों के अनुरूप सदन को चलना सुनिश्चित करने के लिए जिस समिति को रखा गया था, तो उसमें थी संचालन समिति। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम देख रहे हैं कि अधिकतर जो समितियां थी उन समितियों के अध्यक्ष या तो नेहरू थे या पटेल थे या खुद जो संविधान सभा के जो सभापति थे, स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो थे। प्रारूप समिति सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल है वो 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति का काम था संविधान का जो ड्राफ्ट था उस पर विचार करना था। राज्य समिति थी, राज्यों से वार्ता करने हेतु उसके चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय विषयों से संबंधित कि संघ के पास कौन कौन से विषय रखे जाए, जैसे आज हम पढ़ते हैं कि संघ की सूची में हमारे इतने विषय है, तो कौन कौन से विषय रखे जाए इसके लिए चेयरमैन नियुक्त किया गया था एन गोपाल स्वामी अयंगर को। जो कार्यक्रम समिति थी, कार्यक्रम समिति का चेयरमैन बनाया गया था के एम मुंशी को। अब कई बार क्या होता है कि इन समितियों के साथ साथ प्रत्येक जो विषय था उस विषय को लेकर संविधान सभा ने अपनी कुछ उप समितियां भी नियुक्त की थी। उप समिति या उस विषय को और अधिक स्पष्टीकरण के लिए संविधान सभा के द्वारा विशेष समिति का भी गठन किया गया था। विशेष समिति का गठन किया गया था। तो ये उप समितियां और विशेष समितियां भी इसमें शामिल है। किस किस विषय को लेकर थी? तो मौलिक अधिकार संबंधी जो मुख्य समिति थी उसके अध्यक्ष पटेल थे, लेकिन यहां पर जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति जहां पर पटेल अध्यक्ष थे वहां पर यहां पर जो उप सभापति थे HC मुखर्जी वो इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। मुख्य समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति में उप समिति थी उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान के जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि संघ शक्ति, संघ संविधान, प्रांतीय संविधान जो समिति थी उस समिति के जो मुख्य समितियों के अध्यक्ष थे वही व्यक्ति यानी कि नेहरू और पटेल है वो इसके चेयरमैन थे। संविधान संशोधन पर जो उप समिति थी उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भाषाई प्रांतों पर संयुक्त समिति थे उसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वज पर जो तदर्थ समिति थी उस पर जो उसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चीफ कमिश्नर प्रांत संविधान समिति थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया थे। प्रारूप समिति के द्वारा निश्चित प्रारूप की जांच हेतु जो विशेष समिति थी उस विशेष समिति यानी कि प्रारूप समिति ने जो प्रारूप निश्चित किया था उसकी वापस जांच करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी। तो उस विशेष समिति के जो चेयरमैन है वो पंडित नेहरू को रखा गया था। वित्तीय मामलों पर जो विशेषज्ञ समिति थी उनके चेयरमैन NR सरकार थे, तो ये भी एक विशेष समिति थी। नागरिकता पर जो समिति थी तदर्थ समिति की भारत और पाकिस्तान के बीच जो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे कि किनको नागरिकता दी जाए या किसको नागरिकता से वर्जित किया जाए उसके लिए जो समिति बनी थी उसके चेयरमैन थे S वरदाचारी। हिंदी अनुवाद समिति थी उसके घनश्याम सिंह गुप्त है वो चेयरमैन थे। भारतीय देशी राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप ऐसी जो समिति थी उसके चेयरमैन जो BN राव है वो थे। तो ये जो समितियां हैं ये समितियों में कुछ प्रमुख समितियां हैं, कुछ विशेष समितियां किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियुक्त की गई थी। किसी विशिष्ट विषय पर सदन की राय जानने के लिए या विशेषज्ञ या एक्सपर्ट कमेटी की राय जानने के लिए सदन के द्वारा इन समितियों को है वो नियुक्त किया गया था। अब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, इसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे, उसका क्या काम था, उसको हम देखते हैं। तो संविधान सभा के हमने देखा था जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव या जिनको हम BN राव के नाम से जानते हैं। वो संविधान सभा की सचिवालय की परामर्श शाखा ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। तो जो संविधान सभा का जो सचिवालय था
उस सचिवालय के द्वारा बेनेगल नरसिंह राव, BN राव की देखरेख में सचिवालय की जो परामर्श शाखा थी, उसने पहला है वो संविधान का ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार किया था। इससे पहले BN राव ने क्या किया था, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों के जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को, उपबंधों को एकत्रित किया एक जगह और संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सदस्यों में उन प्रावधानों को वितरित कर दिया था। अब जो पहला जो प्रारूप तैयार हुआ था, जो BN राव के निर्देशन में तैयार हुआ था, उसमें BN राव ने जो ड्राफ्ट जो सौंपा था, उसमें 240 खंड थे और 3 अनुसूचियां थी। यानी कि पहला जो ड्राफ्ट जो BN राव के निर्देशन में सचिवालय की परामर्श शाखा ने जो तैयार किया था। संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार प्रथम प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए, आपने पहला देखा था कि जो फर्स्ट जो ड्राफ्ट था, उस पर विचार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। अब क्या था कि BN राव के निर्देशन में या सलाह में संविधान सभा का जो सचिवालय था, उन्होंने पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और उस ड्राफ्ट में हमने पीछे हमने ये पढ़ा कि 60 देशों के जो संविधानों के जो उपबंध थे, जो दृष्टांत थे, जो प्रावधान थे, वो उसमें शामिल थे। अब एक सदस्य थे, उन्होंने 29 अगस्त को एक प्रस्ताव पेश किया कि हमारा जो पहला प्रारूप है, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए, बारीकी से विचार करने के लिए हम एक प्रारूप समिति नियुक्त करते हैं। तो सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव के आधार पर जो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, वो हुआ था, आप देख लो, इंपॉर्टेंट है काफी, और ये है 29 अगस्त 1947 को ये प्रस्ताव आता है और इस प्रस्ताव के तहत एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन होता है। अब इस प्रारूप समिति का काम था कि संविधान सभा की जो परामर्श शाखा है, जिसने BN राव के निर्देशन में जो पहला जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उस पर विचार करना। तो प्रारूप समिति का यहां पर पूरा नाम क्या था? प्रारूप संविधान की संवीक्षा समिति, अर्थात जो ड्राफ्ट सौंपा गया था उसकी संवीक्षा करना। उसमें जो कई देशों के जो प्रावधान थे, जो दृष्टांत थे, वो कौन कौन से भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, किन किन प्रावधानों को या किन किन उपबंधों को संविधान में शामिल किया जा सकता है। तो सत्यनारायण सिन्हा थे, उन्होंने 29 अगस्त 1947 को प्रस्ताव रखा था और प्रस्ताव के साथ ही उन्होंने 7 जो नाम है संविधान सभा को सुझाए थे कि इन 7 सदस्यों को आप इस प्रारूप संविधान की संवीक्षा समिति में रखिए। इस कमेटी का जो अंग्रेजी में नाम था वो था कमिटी टू स्क्रूटिनाइज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो जो 7 सदस्य है वो इस पहला जो प्रारूप था उस पर विचार करेंगे बारीकी से। तो जैसे ही सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, संविधान सभा ने क्या किया, उनका निर्विरोध निर्वाचन कर दिया था। प्रारूप समिति के कई बार सदस्य भी पूछते हैं और बाद में संविधान सभा के जो सभापति थे उनको यह अधिकार दिया गया था कि अगर कोई सदस्य इस समिति में नहीं रहता है तो उनकी जगह है वो सभापति है, किसी अन्य सदस्य को भी नामजद है वो कर सकता है। तो अध्यक्ष इस समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो सभापति थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो सदस्य निर्वाचित थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव। BL मित्र की जगह वो इनको रखा गया था। BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था, तो BL मित्र की जगह है वो बाद में एन माधव राव को शामिल किया गया था,
डीपी खेतान जो सदस्य थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी को है वो शामिल किया गया। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, सभापति 1 और 6 अन्य सदस्य, 7 सदस्य थे। और मोटे रूप में 29 अगस्त 1947 का इसका गठन किया गया था। और एक सदस्य थे सत्यनारायण सिन्हा, उनके प्रस्ताव के आधार पर और इसका गठन किया गया था। और इस समिति का जो पूरा नाम था वो था प्रारूप संविधान समीक्षा समिति। प्रारूप समिति में किसी सदस्य की रिक्तता की स्थिति में संविधान सभा अध्यक्ष को उसकी जगह सभा के किसी अन्य सदस्य को नामजद करने का अधिकार दिया गया था। कि मान लीजिए किन्हीं कारणों से अगर प्रारूप समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी जगह नए सदस्य की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति का अधिकार सभापति के पास रखा गया था। तो पहले कहा था मैंने कि बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दिया, उनकी जगह एन माधव राव को नामजद किया गया था। डीपी खेतान की मृत्यु होती है तो उनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी को है वो नामांकित किया गया था या नामजद किया गया था। और बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से वो त्याग पत्र दिया था। तो 30 अगस्त 1947 से प्रारूप समिति की कुल 4 बैठकें हुई। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप तैयार किया वह 2 फरवरी 1948 को संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था। यानी कि जो प्रारूप दिया गया था 60 देशों के दृष्टांतों को शामिल करते हुए जो प्रारूप था, उस प्रारूप का अध्ययन करते हुए उस पर बारीकी से विचार विमर्श करते हुए प्रारूप समिति ने अंतिम रूप से जो प्रारूप तैयार किया उसको सौंप दिया था 2 फरवरी 1948 को संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप संविधान के प्रकाशित होने के बाद एक प्रावधान रखा गया था कि इस प्रारूप पर कोई भी व्यक्ति आलोचना कर सकता है या उसके संबंध में सुझाव दे सकता है और उसके संबंध में टिप्पणी कर सकता है। तो कई प्रकार की टिप्पणियां प्राप्त हुई, आलोचनाएं प्राप्त हुई, सुझाव प्राप्त हुए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने प्रारूप समिति को इन सब सुझावों पर विचार करने का आदेश दिया। भाई कहा कि जो टिप्पणियां प्राप्त हुई है, जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो आलोचनाएं हैं, उस पर है वो प्रारूप समिति के द्वारा विचार करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, एक और विशेष समिति नियुक्त की गई कि वो प्रारूप समिति ने जो ड्राफ्ट सौंपा है उस पर विचार करे। ठीक है, और उस पर जो टिप्पणियां आई है, जो सुझाव आए गए हैं, जो आलोचना है, उसका बारीकी से अध्ययन करें। अगर अध्ययन करने के बाद अगर उसमें कोई संशोधन किया जाए तो उसके लिए भी सुझाव दें। तो 26 अक्टूबर तो देखो विशेष समिति थी। इस विशेष समिति के सभापति थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पक्ष है, ध्यान रखना कि प्रारूप समिति के द्वारा जो ड्राफ्ट संविधान का सौंपा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उस पर जो टिप्पणियां आई थी, जो आलोचनाएं हुई थी, उनकी समीक्षा करना, उनके ऊपर विचार करना, उसके लिए एक विशेष समिति की स्थापना हुई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो नेहरू थे। ठीक है, 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान पर एक पुनर्मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन किया। ठीक है, परिवर्तन करने के बाद एक बार वापस जो पुनर्मुद्रित जो था वो ड्राफ्ट है वो अध्यक्ष को सौंप दिया था। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा के कितने जो अधिवेशन हुए थे उसमें कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो पहला जो अधिवेशन था वो 9 से 23 दिसंबर चला था और उसमें जो बैठक टोटल थी वो थी 11 थी। दूसरा जो अधिवेशन होता है वो होता है 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 के मध्य और उसमें कुल बैठकों का आयोजन किया था 5। आगे हम देखेंगे कि प्रत्येक अधिवेशन में किस किस विषय वस्तु पर विचार विमर्श किया गया प्रारूप समिति के द्वारा या संविधान सभा के द्वारा। तीसरा जो अधिवेशन था वो अधिवेशन चला 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक और उसमें कुल 5 बैठकों का आयोजन किया गया था। चौथा 14 जुलाई से 31 जुलाई उसमें 14 जो बैठकें हैं उसका आयोजन किया गया था। 5वां अधिवेशन हुआ था वो था 14 अगस्त से 30 अगस्त तक, उसमें भी 11 बैठकें आयोजित है वो की गई थी। 11 बैठकें टोटल आयोजित थी।
छठा जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन वो केवल एक दिन का हुआ था, 27 जनवरी 1948 को, और उसमें केवल और केवल एक बैठक, यह सबसे न्यूनतम थी। छठे जो अधिवेशन था उसमें केवल और केवल 27 जनवरी 1948 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। सातवां जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 को, और उसमें 36 बैठकें हैं वो आयोजित की गई थी। जो सर्वाधिक दूसरी जो बैठकें हैं वो बैठकें इस सातवें अधिवेशन में है वो आयोजित की गई थी। आठवें अधिवेशन में 23 बैठकें थी, और सबसे अधिक जो अधिवेशन था वो अधिवेशन था नौवां, और उसमें कुल 38 बैठकों का आयोजन किया गया था। तो आप देखिए, नौवां जो अधिवेशन था उस नवे अधिवेशन में कुल या 12 जो अधिवेशन हुए थे टोटल, उसमें से सबसे अधिक बैठकों का आयोजन है वो नौवे जो सेशन था या जो नौवां अधिवेशन था उसमें हुआ था। 10वां जो अधिवेशन था वो 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें 10 बैठकें शामिल थी। 11वां जो अधिवेशन था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक आयोजित किया गया था, उसमें 12 बैठकें थी। 12वां एक दिन का अधिवेशन था 24 जनवरी 1950 को, और उसमें 50 को जो आयोजित हुआ था उसमें केवल एक बैठक आयोजित हुई थी। तो आप देखिए, छठवां अधिवेशन और 12वां अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशन में एक एक बैठक आयोजित हुई थी, और फिर था 12वां अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशनों में एक एक बैठकें आयोजित हुई थी। और हमने पहले ये देखा था कि सर्वाधिक जो बैठकें हैं वो बैठकें नौवें अधिवेशन में हुई थी 38, आठवां और नौवां, एक में 36 बैठकें आयोजित की गई थी और नौवें में 38। तो सबसे ज्यादा बैठकों का आयोजन, 38 बैठकों का आयोजन है वो नौवें अधिवेशन के अंतर्गत है वो हुआ था। तो ये 3 वाचन थे, 12 अधिवेशन थे, और टोटल जो बैठकें थी संविधान सभा की वो थी 167, 167। अब हम देखें, हमने जो पहला अधिवेशन देखा था, अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग अधिवेशन में कौन कौन सी जो घटनाक्रम है वो घटित हुआ था, किस विषय वस्तु पर विचार किया गया था। तो जो दूसरा अधिवेशन था उस दूसरे अधिवेशन में संचालन समिति के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया था, और पहले हमने देखा था कि इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसकी जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे वो थे के.एम. मुंशी। तो अलग अलग समितियों का आप ध्यान रखना। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने भारत के भावी संविधान संबंधी उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव पहले अधिवेशन में पेश किया गया था, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव दूसरे अधिवेशन में पारित होता है। 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपना एक उपाध्यक्ष चुनने का फैसला किया, और 25 जनवरी 1947 को 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पहला जो अध्यक्ष चुना था वो चुना था H.C. मुखर्जी को, वीरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का है वो उपाध्यक्ष चुना गया था। सभापति भी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, और ये भी है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 24 जनवरी 1947 को सभा ने 1946-47 और 47-48 वर्षों के लिए सभा के अनुमानित व्यय को मंजूरी दी कि सभा को कितने पैसों की वो आवश्यकता है वो पड़ सकती है। 24 जनवरी को ही सभा ने कैबिनेट मिशन के 6 मई 1946 के वक्तव्य पैरा 20 के अनुसार एक सलाहकार समिति के गठन का निश्चय किया था। 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने 3 सदस्यों की एक कार्य समिति है वो नियुक्त की थी। अब आता है तीसरा अधिवेशन। तीसरे अधिवेशन में ये पता लगा, जो घटनाक्रम घटित हो रहा था उससे प्रतीत हो रहा था कि अब देश का जो विभाजन है वो विभाजन असंभावी है, उसको टाला नहीं जा सकता है। नेहरू ने देशी रियासतों के संबंध में जो रिपोर्ट थी कि उनका प्रतिनिधित्व कैसा किया जाए,
मनोनयन की पद्धति अपनाई जाए, निर्वाचन की या अप्रत्यक्ष निर्वाचन की, तो उसमें मनोनयन और निर्वाचन की है वो पद्धति को स्वीकार किया गया था। और जो समिति हमने पहले पढ़ा था, मूल अधिकारों से संबंधित समिति थी, उस समिति की अंतरिम रिपोर्ट भी है वो संविधान सभा के अंतर्गत है वो पेश की गई थी। फिर चौथा अधिवेशन होता है और इस समय 8 जुलाई को हमने पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ा था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ा था, वो संसद में पेश हो चुका था। और अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत है वो दो भाग, भारत और पाकिस्तान के नाम से दो डोमिनियनों की स्थापना अर्थात दो अधिराज्यों की स्थापना का प्रस्ताव था, स्थापना हो गई थी। इस अधिनियम ने यह तय किया कि वर्तमान संविधान सभा भारत की संविधान सभा होगी तथा पाकिस्तान अपनी नवीन संविधान सभा की स्थापना कर सकता है। इससे पहले हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पढ़ा था उसमें यही प्रावधान था कि 15 अगस्त को जैसे ही दो अधिराज्यों की स्थापना होती है उसके बाद भारत की वर्तमान जो संविधान सभा थी वो भारत के लिए थी और पाकिस्तान को अपनी नवी संविधान सभा की स्थापना करने का जो निर्देश था उस एक्ट में दिया गया था। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा का चौथा अधिवेशन आरंभ हुआ। तब भारतीय डोमिनियन के मुस्लिम लीग के सदस्यों को उसमें अपने स्थान ग्रहण किए, यानी कि जो चौथा अधिवेशन था उसमें भारत की जो संविधान सभा थी जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य जो भारत में रह गए थे उन्होंने यहाँ पर अपना है वो स्थान ग्रहण किया था। और जो सदस्य जो क्षेत्र पाकिस्तान गए और जहां से जो सदस्य निर्वाचित आए थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा के अंतर्गत है वो निर्वाचित हुए थे। अब जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के अलावा अन्य देशी रियासतों की प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे इस चौथे अधिवेशन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि नेहरू जो कमेटी थी उसने अपनी है वो रिपोर्ट सौंप दी थी, उसके बाद देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी है उसमें शामिल हुए थे। और पहले हमने ये पढ़ा था कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी उसके सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था और हैदराबाद जो रियासत के जो टोटल जो सदस्य थे संविधान सभा में वो सदस्य 16 थे। और चौथे अधिवेशन की महत्वपूर्ण घटना यह थी कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत किया। तो ये जो हमारा अभी जो तिरंगा है ये हमने अधिकृत किया था 22 जुलाई 1947 को, उसको संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत है वो किया गया था। संविधान सभा का 5वां अधिवेशन ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इसलिए था जैसे हमने अभी पीछे पूरी प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा था कि संविधान सभा का जो सचिवालय था और ये जो सचिवालय था ये हमारे संविधान सभा के जो परामर्शदाता थे BN राव उनके नेतृत्व में काम कर रहा था। तो BN राव ने 60 देशों के संविधानों का दृष्टांत शामिल करते हुए पहला प्रारूप है वो संविधान सभा को सौंपा था। तो 5वें अधिवेशन में ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जो ये अधिवेशन है, क्योंकि 5वें अधिवेशन में प्रारूप समिति का गठन होता है और इस प्रारूप समिति का पूरा नाम जैसे पहले हमने पढ़ा था प्रारूप संविधान समीक्षा समिति, यानी कि जो पहला जो ड्राफ्ट सौंपा गया था उस प्रारूप पर विचार करना। तो वो ड्राफ्ट जब संविधान सभा के अंतर्गत उस पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था और हमने देखा सत्यनारायण सिन्हा ने प्रस्ताव किया था। उसके बाद जब प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट वापस संविधान सभा को सौंपती है तो उस पर जो आलोचनाएं, जो टिप्पणी, जो सुझाव आए थे उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा एक विशेष समिति भी गठित की गई थी और उस विशेष समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे नेहरू थे। तो 29 अगस्त पहले हमने पढ़ लिया है, 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा ने 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति है वो नियुक्त की थी। अब इसका नाम भी लिख रखा है संविधान सभा के लिए कार्य समिति एवं संविधान सभा विदाई 20 अगस्त को अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे हम ये पढ़ रहे हैं कि ये
प्रारूप समिति का हमने डिटेल से पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ ही एक समिति थी कि संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जिसको हम कार्य संचालन समिति भी कहते हैं। ठीक है, तो अब संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति एवं संविधान सभा विधायी, दोनों संविधान सभा के दो प्रकार के कार्य थे। एक तो था हमारे संविधान का निर्माण करना, तो संविधान सभा के द्वारा उस पर विचार विमर्श किया जाता था, और एक हमारी जो संविधान सभा थी वो एक अंतरकालीन संसद भी थी, और उसके द्वारा विधायी यानी कि व्यवस्थापन या जो लेजिस्लेचर जो फंक्शंस है वो भी किए जा रहे थे, अर्थात देश के लिए कानून या नियमों का निर्माण करना। तो ये जो समिति थी, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति एवं संविधान सभा विधायी कार्यों के लिए समिति, इसका अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और इस समिति का काम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुकूलन तथा विधानसभा के नियमों तथा स्थायी आदेशों, संविधान सभा के चालू नियमों तथा स्थायी आदेशों पर विचार करने तथा उक्त बातों के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए जीवी मावलंकर के संबंध में एक समिति नियुक्त की गई थी। देखो, ये जो समिति थी, इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जीवी मावलंकर को नियुक्त किया था कि भाई आप संविधान सभा के जो कार्य है उनको आप स्पष्ट करेंगे, और साथ में संविधान सभा के जो विधायी कार्य है वो उसको लेकर आप व्यवस्था दोगे। तो जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में समिति बनी थी। तो उनको 1947 का एक्ट, 1945 के एक्ट, विधानसभा के नियम, स्थायी आदेश, संविधान सभा के चालू नियम तथा स्थायी आदेशों पर विचार करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो समिति थी, उस समिति का अध्यक्ष है वो जीवी मावलंकर को नियुक्त किया गया था। और वो समिति, जैसे मैंने पहले बताया, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति और संविधान सभा विधायी कार्यों के संबंधित समिति थी। तो अलग अलग दोनों कार्य थे, उन दोनों को, संविधान निर्माण का और व्यवस्थापन का, उसको लेकर रिपोर्ट सौंपनी थी। तो समिति की जो पहली बैठक थी वो 22 अगस्त 1947 को आयोजित की गई। और समिति ने मुख्य सिफारिश क्या की थी? समिति ने मुख्य सिफारिश ये की थी कि संविधान बनाने वाली संस्था के रूप में संविधान सभा का कार्य और साधारण व्यवस्था का कार्य पृथक पृथक होगा। यानी कि संविधान सभा के दो काम थे। जब वो संविधान सभा थी उस समय तो वो संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण होगा, कौन कौन से उसमें उपबंध है वो शामिल किए जाएंगे। दूसरा, वो जो संविधान सभा थी वो विधायी कार्य भी कर रही थी, क्योंकि उस समय संविधान सभा अंतरकालीन या अंतरिम संसद के रूप में थी। अंतरिम संसद के रूप में भी उसके द्वारा कार्य किए जा रहे थे। तो जो जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में जो समिति थी उसने ये कहा कि संविधान बनाने वाली संस्था के रूप में संविधान सभा का कार्य और साधारण व्यवस्थापिका के रूप में जो कार्य है वो पृथक पृथक होने चाहिए, और पृथक पृथक दिवस और अधिवेशन में वो काम होंगे। यानी कि जब संविधान सभा के रूप में बैठक होगी तो केवल और केवल संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करेगी, लेकिन जब विधायी कार्य किए जाएंगे तो संविधान सभा का काम केवल विधायी या व्यवस्थापिका या अंतरकालीन संसद के रूप में काम करने का था। अब ये जो हम देखते हैं कि संविधान का कार्य तो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया, और कुछ जो हमारे संक्रमणकालीन जो प्रावधान थे वो उसी दिन से लागू हो गए। तो उसके बाद भी संविधान सभा अस्तित्व में रही, लेकिन वो एक अंतरिम संसद के रूप में थी, एक अंतरकालीन संसद थी। और जब तक नई संसद का गठन नहीं हो जाता था, नई संसद अस्तित्व में नहीं आ जाती थी, तब तक वो अंतरकालीन संसद है वो देश के विधायी कार्यों को करती रहेगी, ऐसा प्रावधान था। और ऐसा प्रावधान हमारा जो संविधान का संक्रमणकालीन जो उपबंध है उसमें आर्टिकल 379 379 है वो प्रावधान करता है। और हालांकि जैसे ही ये संविधान सभा के बाद अंतरकालीन संसद के रूप में संविधान सभा काम कर रही थी, और 1951 तथा 52 के चुनाव होते हैं, और चुनाव होने के बाद में दोनों सदन अस्तित्व में आते हैं, तो संविधान सभा का जो एक संसद के रूप में जो अस्तित्व था वो उसी समय समाप्त हो जाता है। इसलिए लिखा है कि संविधान सभा डोमिनियन
और विधानमंडल के रूप में लगभग 2 वर्ष 1 माह तक अस्तित्व में रही। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में जो संविधान सभा का कार्यकाल था वो 2 वर्ष और 1 माह का था। अब उसकी विधायी व्यवस्था के रूप में उन्होंने क्या काम किया, तो पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी विधायी कार्यों के रूप में, और अंतिम हुई थी 24 दिसंबर 1949 को, क्योंकि उसके बाद तो संविधान सभा का 26 नवंबर के बाद तो संविधान सभा का जो काम है वो समाप्त हो गया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले विधानमंडल के रूप में संविधान सभा डोमिनियन विधानमंडल की जो पहली बैठक है वो बैठक हुई थी 17 नवंबर 1947 को, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किंतु उसी दिन उन्होंने है वो जीवी मावलंकर को विधिवत स्पीकर घोषित कर दिया था। इसलिए हम पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारे स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर थे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन उसके कुछ उपबंध यानी कि लगभग 16 जो आर्टिकल थे या अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। और जिस दिन हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। इसमें एक प्रावधान मैंने पहले बताया था कि आर्टिकल 379 को लेकर था, जो मैंने पहले है वो स्पष्ट कर दिया था। उसमें क्या प्रावधान था कि जिसके अनुसार संविधान सभा विधायी संविधान के लागू होने के पहले ही भारत की अंतरकालीन संसद है वो बन गई थी, और वो अंतरकालीन संसद तब तक बनी रही तब तक नए जो सदन के जो चुनाव होकर नई संसद का जो गठन है वो नहीं हो गया था। तो धन्यवाद प्रस्ताव की भी शुरुआत आज भी जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसमें राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण होता है। संसद के दोनों सदनों के समक्ष या दोनों सदन या अलग अलग सदन जब समवेत या एक साथ होते हैं तो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण करता है, तो उस अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा होती है, धन्यवाद दिया जाता है। तो उसकी भी शुरुआत है जो धन्यवाद प्रस्ताव है। धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत भी अंतरकालीन संसद के समय भी वो आरंभ हुई थी, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव की जो एक तरह से परंपरा है वो अंतरकालीन संसद के समय की है। और ये जो अंतरकालीन संसद थी, इस संसद के द्वारा संविधान का पहला संशोधन भी पारित किया गया था, क्योंकि संविधान तो लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया था और हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे वो 1951 यानी कि दिसंबर से लेकर है वो 1952 जनवरी फरवरी तक हमारे यहाँ इलेक्शन हुए थे। अब पहला संशोधन क्या था वो आप देखो, पंजाब में 20 जून 1951 को अनुच्छेद 356, जब हम राष्ट्रपति शासन का पढ़ते हैं तो आर्टिकल जो 356 है उसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है वो पहले अगर लगाया गया था वो पंजाब राज्य में लगाया गया था 20 जून 1951 को। और ये जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव अंतरकालीन संसद के द्वारा अनुमोदन किया गया था, और इसमें एक ही संविधान सभा का एक ही सदन था जो उसको हम लोकसभा के रूप में जान सकते हैं, और जिसके विधिवत जो स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, तो संविधान लागू होने के बाद पहला प्रयोग किया गया था, अंतरिम संसद का विघटन नहीं किया गया था, बल्कि 17 अप्रैल 1952 को संसद का दोनों सदनों का गठन हुआ था। मैंने पहले ही कहा कि पार्लियामेंट के 1951 और 1952 में चुनाव हुए थे, और चुनाव होने के बाद जैसे ही हमारी संसद का गठन होता है लोकसभा या राज्यसभा का, तो 17 अप्रैल 1952 को संसद का जैसे ही दोनों सदनों का गठन हुआ तो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद था 379 इस अनुच्छेद के तहत जो हमारी संसद थी, अंतरकालीन संसद थी, उसका अस्तित्व है वो समाप्त हो गया था। अब छठा अधिवेशन था। पहले हमने पढ़ा था कि छठा और 12वां अधिवेशन जिसमें केवल और केवल एक बैठक आयोजित की गई थी, तो यह अधिवेशन केवल एक दिन के लिए हुआ था। इसमें बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने
तथा भारत शासन अधिनियम 1935 को संशोधित करने का काम किया, क्योंकि उस समय जो शासन किया जा रहा था वो भारत शासन अधिनियम के तहत है वो किया जा रहा था। उसके बाद 7वां अधिवेशन आता है। संविधान सभा का 7वां अधिवेशन 4 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था। इस समय उन्होंने प्रारूप संविधान पेश किया था और उस समय उसमें 335 अनुच्छेद थे, उसमें 335 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 4 नवंबर को प्रारूप संविधान पर सामान्य वाद विवाद हुआ था, जो प्रारूप समिति के द्वारा पेश किया गया था, और वो 9 नवंबर 1948 तक चलता रहा। उसके बाद प्रारूप संविधान पर धारा अनुसार जो सारे जो आर्टिकल थे उस आर्टिकल पर वो विचार विमर्श शुरू हुआ, जो 5 नवंबर 1948 से शुरू हुआ था और 8 जनवरी 1949 तक है वो जारी रहा था। अब आता है 8वां अधिवेशन। इस अधिवेशन में संविधान सभा के द्वारा अनुच्छेद 68 से लेकर 301 तक है वो विचार किया गया था। फिर आता है 9वां अधिवेशन, जो 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949 तक आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में उन अनेक अनुच्छेदों पर फिर से विचार शुरू हुआ जिन पर पहले विचार हो चुका था, कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए तथा प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 305 का जो पूरा है वो विचार हो गया था। यानी कि 301 तक पहले विचार कर दिया, उसके बाद 305 तक है वो वापस विचार विमर्श पूरा किया गया था। उसके बाद 10वां अधिवेशन आता है और इस 10वें अधिवेशन में प्रारूप संविधान के 315 अनुच्छेद थे उस पर धारावार जो विचार है, धारावार हर प्रत्येक अनुच्छेद पर जो विचार जारी था वो यहां तक जारी रहा और यहां तक आते आते 10वें अधिवेशन तक आते आते 315 अनुच्छेदों पर प्रत्येक अनुच्छेद पर हर अनुच्छेद पर धारावार जो विचार था वो पूरा हो गया था और प्रस्तावना को भी अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था और वो स्वीकार किया गया था 10वें अधिवेशन में। संविधान सभा ने उद्देशिका पर विचार किया और उसे संविधान में जोड़ा और हम ये पढ़ते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वो हमारी प्रस्तावना का आधार था। ठीक है, तो प्रस्तावना हमारे संविधान के सार को अभिव्यक्त करती है, संविधान के निचोड़ को अभिव्यक्त करती है। प्रस्तावना के 8-10 लाइनों को देकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो संविधान क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, न्याय के लिए, अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के लिए, देश की एकता के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, देश की अखंडता के लिए। अब 11वां अधिवेशन आता है। 11वें अधिवेशन में संविधान का जो तीसरा जो वाचन है वो शुरू हुआ था। पहले संविधान के 3 वाचन हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो तीसरा जो वाचन था उसमें 17 नवंबर 1949 को आरंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था। 17 नवंबर 1949 को तीसरे वाचन पर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट कहा, यानी कि 26 नवंबर को जब संविधान अंगीकृत किया गया था उससे पहले 17 नवंबर को तीसरे वाचन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट कहा, अब हम संविधान के तृतीय वाचन को आरंभ करेंगे। वी शैल नाउ टेक अप द थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब हम तीसरा वाचन है वो शुरू करेंगे। कौन से अधिवेशन के साथ? 11वें अधिवेशन के साथ में। जो 11वां अधिवेशन था उसके साथ प्रारंभ हुआ था और यहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि संविधान को सभा ने जिस रूप में स्वीकार किया है उसी रूप में पारित किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, जिस रूप में स्वीकार किया है उसी रूप में वो पारित किया जाए। तो तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसी दौरान 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था। वो वक्तव्य क्या था वो मैंने अभी अपन ने देखा था कि जिस रूप में स्वीकार किया है उसी रूप में उसको पारित किया जाए। तो उन्होंने इस बात को जोड़ा और आगे कहा कि भारतीय संविधान सभा ने देश के लिए बहुत शीघ्र संविधान बना लिया था। तो टोटल
प्रारूप संविधान पर कुल है वो 7,635 संशोधन पटल पर रखे गए थे और जिनमें से 2473 संशोधन है वो सभा में पेश किए गए थे। यानी कि 7,000 में से 2473 जो संशोधन थे उनको विचार करने लायक समझा गया था, वो संविधान सभा पर रखे गए थे। फिर होती है जो 11वां जो हमारा जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में हमारी संविधान सभा के द्वारा उस संविधान को अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, स्वीकार किया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो 26 नवंबर 1949 को यानी कि संविधान सभा का 11वां अधिवेशन, 11वें अधिवेशन में इस संविधान को हमने स्वीकार कर लिया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो और इसके साथ ही 26 नवंबर 1949 को कुछ संक्रमणकालीन जो उपबंध थे उसमें लगभग 16 अनुच्छेद थे, वो उसी दिन लागू हो गए थे जिस दिन हमने संविधान को स्वीकार किया था, अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मार्पित किया था। अब कौन कौन से अनुच्छेद थे उसका भी प्रावधान 394 में कहा गया है। 394 जो आर्टिकल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को 16 जो उपबंध है वो तुरंत प्रवर्त होंगे। तो कौन कौन से आर्टिकल थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 367, 379, 380, 388, 392, 393। तो ये तुरंत लागू हो गए थे। और आज भी हम संविधान दिवस मनाते हैं और वो संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन हमने संविधान को है वो स्वीकार किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 125वीं जो वर्षगांठ थी, उस वर्षगांठ पर 2015 से भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे। और संविधान दिवस मनाने का जो उद्देश्य था, संविधान दिवस मनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि संवैधानिक मूल्यों के बारे में लोगों को जागरूक करना। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यू है उन वैल्यूज को समझने के लिए, उनके प्रति प्रतिबद्धता के लिए, उनके प्रति निष्ठा के लिए ये संविधान दिवस है वो मनाने का निर्णय लिया गया था। अब संविधान सभा का समापन और भारतीय गणराज्य का प्रारंभ, जो अंतिम अधिवेशन होता है, पहले हमने पढ़ा था कि छठे अधिवेशन में एक बैठक हुई थी और 12वें अधिवेशन में भी एक बैठक का आयोजन किया गया था। तो अंतिम अधिवेशन 12वां था और वो एक दिन की बैठक थी 24 जनवरी 1950 को। और ये दिन संविधान सभा का भी क्या था? अंतिम दिन था। और अंतिम दिन भी 2 सदस्यों ने, एक सदस्य रत्नप्पा भरप्पा कुंभार थे जो बंबई राज्य से, और एक सदस्य थे डॉक्टर वाई.एस. वर्मा जो हिमाचल प्रदेश से। उन्होंने उसी दिन, अंतिम दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की सदस्यता है वो 2 सदस्यों के द्वारा अर्जित की गई थी, उनके द्वारा सदस्यता है वो ग्रहण की गई थी। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर था वो संविधान सभा के जो अधिवेशन हुए थे, जो कुल 3 वाचन हुए थे, हमने देखा कि टोटल 3 वाचन थे, 12 अधिवेशन थे और 167 बैठकें थी। तो प्रत्येक अधिवेशन में किस किस विषय वस्तु पर विचार किया गया था, कौन सी समिति का गठन किया गया था और किस किस उपबंध पर संविधान सभा के द्वारा है वो निर्णय लिया गया था, उसको हमने पढ़ा था। और आगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और देखेंगे कि संविधान सभा के बाकी किस प्रकार के तथ्य थे, उन पर संविधान सभा ने किस प्रकार से विचार किया और हमारे संविधान का है वो निर्माण किया।